नमस्कार दोस्तों। तो आज की अगेन ये एक एक्सप्लेनर वीडियो होने वाली है जिसमें हम एक टॉपिक के ऊपर काफ़ी गहन चर्चा करेंगे और वो टॉपिक आज का वेनेजुएला होने वाला है। यूएस ने वेनेजुएला को बहुत बड़े बड़े धमकी यहाँ पर दी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कहा कि निकोलस मादुरो के देश जो है वो नंबर्ड हैं, उनकी सरकार को गिरा देंगे, वहाँ पर नई सरकार स्थापित करेंगे। तो ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कभी भी यूएस इन्वेजन हो सकता है वेनेजुएला के ऊपर। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे प्लान को बोला कि हम ड्रग के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए हम वेनेजुएला को टेक ऑन कर रहे हैं, इसलिए हम वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर सकते हैं और इसलिए हमारी यूएस वेसल्स जो हैं वो वहाँ पर एकदम शोर पर पहुँच चुके हैं वेनेजुएला के। जो अभी लास्ट अपडेट मैंने देखा तो एकदम यथास्थिति बनी हुई है वहाँ पर और कभी भी इट कैन बी एनी डे जब यूएस जो है वो वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दे। लेकिन जितना आसान डोनाल्ड ट्रंप को ये पूरा अटैक लग रहा है, जितना आसान डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि इट्स लाइक अ केक वॉक, वेनेजुएला में वो घुसेंगे, वहाँ की आर्मी को हराएंगे, निकोलस मादुरो की सरकार को बड़ा आराम से वो वहाँ पर टॉपल कर देंगे, गिरा देंगे और उसके बाद वापस अपने देश में आ जाएंगे, उतना आसान चीज़ें हैं नहीं। उसी को आज हम इस वीडियो के अंदर में समझने वाले हैं कि आखिर व्हाट दिस यूएस इन्वेजन ऑन वेनेजुएला, व्हाट दिस मीन्स फॉर द वर्ल्ड एंड व्हाट इट मीन्स फॉर यूएस, जो ट्रंप को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। काफ़ी अच्छी स्टडी है ये, आप भी चाहो तो इसको पढ़ना पूरा डिटेल में। ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में ये इसको हमने यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन ये बहुत ही गहन चर्चा है, बहुत ही डिटेल्ड स्टडी है और पूरी अगर इसको डिटेल डिस्कस करने लग गए तो 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। तो उतना तो डिटेल नहीं ले जाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें टच करने की कोशिश यहाँ पर हम करेंगे। तो इसको पूरा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026, 27, 28 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी की, तो अनअकैडमी ने सबसे बड़ा आपके लिए, मतलब सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है। अनअकैडमी ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी। बहुत सारे बच्चे जो है इस पर ऑलरेडी पहले जुड़ चुके हैं। आप भी इस चैनल पर जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी आप यूट्यूब पर लिखेंगे, चैनल आ जाएगा। इस चैनल पर आपको सारी जो फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। मैं भी यहाँ पर इंडियन पॉलिटी कवर करा रहा हूँ, किंजल सर यहाँ पर ज्योग्राफी कवर करा रहे हैं और ऐसे 27 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं जो आपके सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हैं। एकदम कोर कंटेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ऐसा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है जिसके लिए आप 1-1.5 लाख रुपए खर्चा करते हो कोचिंग्स में, वो कंटेंट आपको यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप जाइए, इस चैनल को फॉलो करिए और ये सारा कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछे, वहाँ पर क्लियर भी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट पा सको, तो स्पेशल क्लास फेस्टिवल, जिसका काफ़ी बच्चों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार रहता है, स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल हर साल आता है, ये आ चुका है। 3 दिन का फेस्टिवल, यानी कि आज 3 नवंबर से लेकर के 5 नवंबर तक फेस्टिवल होगा। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो। इसके लिए सारे टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे 3 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल एक भी रुपये आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको भी आप, इसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। ना कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े स्टेटमेंट जो है वेनेजुएला को लेकर के पास कर दिए। उन्होंने स्टेटमेंट पास किए कि हम निकोलस मादुरो की सरकार को गिरा देंगे, वेनेजुएला पर अटैक कर देंगे और 3 दिन में पूरा फैसला हो जाएगा, वेनेजुएला की सरकार गिर जाएगी, वहाँ पर नई सरकार बनेगी, वहाँ के लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे। दुनिया भर की बातें उन्होंने बोली, लेकिन वेनेजुएला के साइड से वो कुछ भी समझने को बिल्कुल रेडी नहीं है। अब आपको पता है कि मैं उस पूरे टॉपिक पर नहीं जाना चाहता हूं कि एक्चुअल में इशू क्या है। देखिए, इशू यही है, निकोलस मादुरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, एक लेफ्ट की कंट्री है वेनेजुएला और ये पूरी झगड़ा जो है लेफ्ट वर्सेस राइट का लंबे समय से चला आ रहा है। वही झगड़ा आज भी है। वेनेजुएला रशिया के काफ़ी करीब है, चाइना के काफ़ी करीब है और यूएस को वेनेजुएला से ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। वेनेजुएला एक काफ़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है, तो इसलिए भी यूएस को काफ़ी दिक्कत रहती है वेनेजुएला से। अब यूएस ने फाइट अगेंस्ट ड्रग के नाम पर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निकोलस मादुरो इतने स्टेप्स नहीं ले रहे हैं कि वो ड्रग ट्रैफिकर्स को रोकें और ये ड्रग जो है वो यूएस में आ रहा है और इसीलिए हमें वेनेजुएला पर अटैक करना पड़ेगा, हमें वेनेजुएला को कंट्रोल में लेना पड़ेगा। इवन निकोलस मादुरो की जो सरकार है वो ड्रग ट्रैफिकर्स की मदद करती है। ये सब सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि निकोलस मादुरो की सरकार को हम गिराना चाहते हैं। और अब ये चीज़ पूरा एक्सपोज भी हो गई थी, क्योंकि ट्रंप के पहले भी बाइडेन की जब सरकार थी 2024 में, कुछ सीआईए ऑफिशियल्स को वेनेजुएला से पकड़ा भी गया था, जो वहाँ पर इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि उनको निकोलस मादुरो की सरकार को गिराना था। वो अंदर के कुछ लोग को खरीद वरीद रहे थे, वो एक पूरा इंसर्जेंसी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश वेनेजुएला में कर रहे थे। जैसे वो चीज़ ब्लो ऑफ हुई, वो चीज़ सब दुनिया के सामने एक्सपोज हुई, तो ट्रंप तो खुले दिल का आदमी, सीधा आकर के अब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हम वेनेजुएला के ऊपर जी अटैक ही करेंगे। लेकिन अब यूएस को एक बात समझनी चाहिए कि हाँ, अगर हम फायर पावर के मामले में देखें तो उनका कोई भी जोड़ नहीं है, वेनेजुएला कहीं भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन जितना आसान यूएस उसको समझ रहा है वेनेजुएला को अटैक करना, उतना आसान है नहीं। अगर हम एडवांस वेपनरी की बात करें
तो वेनेजुला के पास भी एडवांस वेपनरी है, रशिया का पूरा सपोर्ट है, रशिया के Su-30M के फाइटर एयरक्राफ्ट वेनेजुला के पास हैं, चाइना की एंटीशिप मिसाइल्स वेनेजुला के पास हैं, और सबसे डेडली चीज़ जो यूएस के लिए सबसे ज़्यादा घातक होगी वो ईरान की मॉस्किटो फ्लीट होने वाली है। अब ईरान की मॉस्किटो फ्लीट पे इतना क्यों मैंने फोकस किया है, बिकॉज यूएस की आदत है फेस टू फेस, मतलब एकदम बिल्कुल टिपिकल वॉरफेयर की आदत है यूएस की। बहुत ज़्यादा जहाँ पर आप टेक्निकली वॉरफेयर को आप चेंज कर देते हो दूसरी चीज़ में, यूएस वहाँ पर फेल हो जाता है। अफगानिस्तान उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा, वियतनाम अगर आप वक्त में थोड़ा पीछे जाओ, वियतनाम उसका एग्जाम्पल रहा है, और पीछे जाओ वर्ल्ड वॉर में अगर आप 2 में देखो तो जापान बहुत बड़ी दिक्कत, यूएस की जापान में पूरी दिक्कत ही यही थी। तो यूएस वहाँ पर एकदम बिल्कुल घुटने टेक देता है जहाँ पर सीधे तौर पर लड़ाई नहीं होती है, और वहीं पर ये ईरान की मस्किटो फ्लीट बहुत बड़ा काम आ सकती है। अब मस्किटो फ्लीट मतलब क्या है? मस्किटो फ्लीट बेसिकली हम एक उस ग्रुप को कहते हैं जो हाई स्पीड बोट्स की ग्रुप होती है। ये हाई स्पीड बोट्स जो है, जो आज भी ईरान की आईआरजीसी नेवी जो है वो इस्तेमाल करते हैं इन हाई स्पीड बोट्स का, ये एक्चुअल में एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए जाने जाते हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर मतलब जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर होता है ना, ठीक वैसा ही कुछ आप समझ लीजिए कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है, जहाँ पर सीधी सीधी लड़ाई नहीं होती है, वो बहुत छुप के टेक्निकली बहुत टेक्टिकल ज्योग्राफी का इस्तेमाल करके उस तरीके से लड़ाई करते हैं, बहुत सीधी तौर पर ये लोग लड़ाई नहीं करते। तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जैसे ही आता है, दिस इज़ व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यूएस। हमेशा यूएस जो है वहाँ पर काफ़ी वीक हो जाता है, जैसे वियतनाम में हुआ, उनको दे डिडंट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है उनके साथ वियतनाम में। एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, वॉट एवर दे डिड, ऑल दी थिंग्स वेंट रॉन्ग इन वियतनाम। सेम हाल उनका अफगानिस्तान में हुआ। पूरे अफगानिस्तान जो है, जब तक पूरा रिहायशी इलाका था, जो ड्राई जोन था, जहाँ पर प्लेन था, वहाँ पे यूएस ने बिल्कुल सब कब्जा कर लिया, आराम से अपनी फ्लीट वहाँ बैठा दी, सारी ताकत अपनी दिखा दी, सारी मॉडर्न वॉरफेयर का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जैसे ही तोरा बोरा में पहुंचे, वो तोरा बोरा की पहाड़ियाँ जो कहा जाता है कि अलकायदा का गढ़ हुआ करती थी, जैसे तोरा बोरा में पहुंचे उनको कोई क्लू नहीं है कि कहाँ छिपे हैं, कौन से गुफा में बैठे हुए हैं, नेटवर्क वेटवर्क कुछ नहीं आते, कोई टेक्नोलॉजी वहाँ काम नहीं कर रही है। तो यूएस वहाँ पर सीधा एकदम, यूएस की हालत ख़राब हो गई, हाथ पाँव फूल गए, और अलकायदा लंबे समय तक ऑपरेट करता रहा, ओसामा बिन लादेन इनको परेशान करता रहा। तो ठीक वही हाल कुछ वेनेजुला में भी इनका होने वाला है। तो एडवांस वेपनरी तो है ही इनके पास, वेनेजुला के पास एडवांस वेपनरी की कोई कमी नहीं है, और ज्योग्राफी वाइज भी वेनेजुला जो है बड़ी डिफिकल्ट टेरेन है वहाँ का। तो यूएस के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना उनको लग रहा है। अब ईरान की जो ये बोट्स हैं, जो ये पूरी हम कह रहे हैं इसको मस्किटो फ्लीट, ये मस्किटो फ्लीट एक्चुअली जो फास्ट अटैक बोट्स है, इंटेलिजेंस का कहना है कि ये फास्ट अटैक बोट्स है, जिसको ज़ोल्फागार कहा जाता है ईरान के अंदर, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। ज़ोल्फागार जो बोट्स हैं वो ऑलरेडी वेनेजुला तक पहुंच चुके हैं, ईरान ने वेनेजुला को एक्सपोर्ट की है, ये इंटेलिजेंस बताती है। और अगर ये वेनेजुला के पास है तो ये काफ़ी डेडली होने वाला है ईरान के लिए, ये काफ़ी डेडली होने वाला है यूएस के लिए। और क्योंकि यूएस जो है वो वेसल्स की मदद से ही, वो अपने वेसल्स की मदद से ही अटैक करेगा, तो वहाँ पर ये हाई स्पीड बोट्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान यूएस को पहुँचा सकती हैं। उसके अलावा रशिया और चाइना की पूरी सपोर्ट तो है ही। अब यूएस, डोनाल्ड ट्रंप ने कमेंट किया कि भाई निकोलस मादुरो की जो सरकार है उनके डेज जो हैं वो नंबर्ड हैं, और बहुत जल्दी हम उनकी सरकार को गिरा देंगे, वहाँ पर रेजीम चेंज कर देंगे, वहाँ पर नया गवर्नमेंट स्थापित कर देंगे। वो गवर्नमेंट जो कि यूएस को समर्थन देगी, ड्रग के खिलाफ लड़ेगी, उस गवर्नमेंट को वहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, उस गवर्नमेंट को वहाँ पर स्थापित करेंगे। दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने करी, लेकिन एक भी टेक्निकल बात इन्होंने नहीं की कि भाई कैसे करोगे, क्या टेक्निक है तुम्हारे पास, कैसे कर पाओगे। वेनेजुला कोई ऐसा मजाक वाली कंट्री तो है नहीं। अब वेनेजुला का अगर आप साइज देखो तो वेनेजुला इज थ्राइस एज बिग एज इराक। इनको लगता है कि जैसे इन्होंने इराक में किया, इन्होंने गए सद्दाम हुसैन को हराया और बड़ा आराम से इराक के ऊपर कंट्रोल पा लिया, कुछ वैसा ही वेनेजुला में होगा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि इराक की जो सिचुएशन थी बड़ी अलग थी। इराक में, इराक के खिलाफ बहुत सारी और भी कंट्रीज थी, कतर का बहुत बड़ा रोल उसमें रहा, उसमें दूसरी सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा रोल उसमें दूसरी जो पूरी कंट्रीज थी वेस्ट एशिया की, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। वो भी चाहते थे कि इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार गिरे। इवन इराक का एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पब्लिक भी ऐसी थी जो सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट में थी। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जा करके उस पूरे चीज़ को पढ़ते तो आपको समझ में आएगा वहाँ पर। तो इसीलिए उनके लिए इराक में ऑपरेट करना बड़ा आसान था, लेकिन वो चीज़ उनके साथ अफगानिस्तान में नहीं हुई। अफगानिस्तान में तो वो टेक्निकली आर्मी के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे थे। अफगानिस्तान में तो वो एक टेररिस्ट ऑफशूट ग्रुप से लड़ रहे थे और उनको भी नहीं हरा पाए। क्यों? क्योंकि लोकल सपोर्ट पूरा तालिबान के साथ था। ठीक वही हाल उनका वियतनाम में हुआ, लोकल सपोर्ट पूरी तरीके से वियतनामीज आर्मी के सपोर्ट में था और वो कुछ नहीं कर पाए वहाँ पर। ठीक वही हाल जापान में हुआ। जापान के वर्ल्ड वॉर 2 में इतनी बुरी स्थिति हो गई थी इन लोगों की कि जापान के आउटर आइलैंड पर अटैक किया था और मतलब लाखों वहाँ पर लोग मरे थे।
दोनों साइड का मिला के मैं कह रहा हूँ लाखों लोग वहाँ पर मरे थे, ये स्थिति थी। नंबर्स को बहुत छिपाया भी यूएस ने, ताकि यूएस में बवाल ना हो अपनी कंट्री में, इसलिए काफ़ी नंबर्स को इन्होंने छिपाया। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई जो इराक से 3 गुना बड़ा देश है उसको हम जाएंगे, मतलब 3 दिन में हराएंगे, वहाँ पर सरकार चेंज करेंगे और सब काम हो जाएगा। अब वही चीज़ मतलब वेनेजुएला में करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वेनेजुएला की ज्योग्राफी भी एक बहुत टफ है। जैसे अफगानिस्तान की ज्योग्राफी बहुत टफ थी, काफ़ी टेरेन मुश्किल था, इसलिए वहाँ पर ये लड़ नहीं पाए। वियतनाम की ज्योग्राफी बहुत टफ थी और गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर, ठीक वैसे वेनेजुएला की भी जो ज्योग्राफी है वो गुरिल्ला वॉरफेयर को सपोर्ट करती है, और इसीलिए इनको वहाँ पर भी ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अगर आप देखो जो एक्सपर्ट्स ने बताया, अगर एक्सपर्ट्स की बात हम माने तो सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ का डेटा है, उनका मानना है कि अगर यूएस मान लो इन्वेड करता भी है वेनेजुएला को, तो कम से कम इनको 50,000 से 1 लाख यूएस ट्रूप्स की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और ये यूएस ट्रूप्स की ज़रूरत ही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखो तो इन यूएस ट्रूप्स के बाद, मतलब इन्वेजन के बाद, इन यूएस ट्रूप्स को वहाँ पर इनको स्टेबलाइजेशन फोर्स की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक कि सरकार वहाँ पर, नई सरकार बनेगी, रेजिस्टेंस भी तो होगा उसके खिलाफ, उसको संभालने के लिए इनको स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स भी वहाँ पर करने पड़ेंगे। लगभग 7, 8, 10 साल जो है वहाँ पर ऑपरेट करना पड़ेगा, और तब जा करके ये वहाँ पर कुछ कर पाएंगे वेनेजुएला के अंदर। तो जैसा ये सोच रहे हैं वो, उसमें काफ़ी पैसा खर्च होगा, उसमें काफ़ी वक्त लगेगा। 3 दिन में जो इनको लग रहा है ट्रंप को तो हमेशा ऐसा ही लगता है, वो नहीं होगा। और अगर जो इनका प्लान फेल हो गया, तो मैं तब की बात बता रहा हूँ, अगर प्लान सक्सेसफुल हो गया 50,000 1 लाख सैनिक यूज़ करके, अगर प्लान फेल हो गया और वहाँ पर कोई भी एक छोटी सी भी स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम हुई, तो वो बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर यूएस को हो सकता है। बहुत सारे सोल्जर्स यूएस के जो हैं वो उसमें मारे जा सकते हैं। अब क्यों वेनेजुएला में ऑपरेट करना इतना डिफिकल्ट है यूएस के लिए, बहुत सारे इसके रीजंस हैं, मैंने आपको बता ही दिया। सबसे बड़ा इसका रीज़न है ज्योग्राफी। अगर आप वेनेजुएला की ज्योग्राफी को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो तीनों साइड से नेचुरल बैरियर की तरह इनके पास चीज़ें हैं। अब आप नीचे की तरफ देखिए तो यहाँ पर आपको रिवर जो है वो फ्लो होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो रिवर है ये ओरिनोको रिवर है, इसको ओरिनोको रिवर कहा जाता है। ओरिनोको रिवर नीचे आ रही है, यहाँ पर कसिक्वेर रिवर है, अगर प्रोनाउंसिएशन मैं करेक्ट नहीं कर रहा हूँ आप कर लेना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर इनका जो बॉर्डर लग रहा है कोलंबिया के साथ, इनका जो बॉर्डर लग रहा है वो काफ़ी दलदला, पूरा ये दलदला एरिया है, और यहाँ पर इनके लिए, यूएस के लिए, इस बॉर्डर से ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप इस एरिया को देखोगे तो यहाँ पर इस साइड में एंडीज माउंटेन रेंजेस आपको देख रहे हैं, जो कि नेचुरल बैरियर्स की तरह काम करती हैं, और इस बॉर्डर पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कैराकसेस मिलेंगे। तो इसका मतलब कहने का है कि तीनों साइड से नेचुरल बैरियर्स यहाँ पर वेनेजुएला के पास हैं, और इन नेचुरल बैरियर्स की वजह से यूएस के पास टेक्निकली एक ही ऑप्शन बचता है कि वो एक तरफ से अटैक कर पाए। तीनों चारों तरफ से वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, एयर स्ट्राइक कर सकता है, वो यहाँ पर किया जा सकता है। तो अब एयर स्ट्राइक अगर यूएस करता है तो इसके लिए वो क्या करेगा, तो जब भी वेनेजुएला के ऊपर अटैक करेगा वो अपने बेसेस जो हैं कोलंबिया के अंदर, उन बेसेस का इस्तेमाल यूएस यहाँ पर करेगा। अगर आप इस मैप से देखो तो कोलंबिया का ये बॉर्डर, और कोलंबिया के बेसिस को यूएस यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। अगर वो कोलंबिया के बेसिस को मान लीजिए इस्तेमाल करता भी है, उसको भी रोकने के लिए इनके पास रशिया का S-300 डिफेंस सिस्टम है, जो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो यूएस के F-16 फाइटर जेट्स को भी गिरा सकता है, उनको भी काफ़ी सिग्निफिकेंट डैमेज दे सकता है। अब ये सारी टेक्निकलिटीज़ जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर इनको समझना पड़ेगा। अब इसके बाद यूएस और CIA की, मतलब ख़ास तौर से, और मोसाद की एक बड़ी ज़्यादा अच्छी मोडस ऑपरेंडाई ये रही है कि किसी भी देश में जब उनको सरकार गिरानी होती है तो वो अपने CIA या मोसाद का ये रहा है कि उस देश के बड़े जो आर्मी जनरल्स हैं वगैरह हैं, इनको ख़रीदना, इनकी ख़रीद फरोख्त जो करना, जैसे आपने बांग्लादेश में देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। भाई आप सोचो कि किसी देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो इंसर्जेंसी बन चुका है, और आर्मी बैठी हुई है, वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? सिंपल सा रीज़न है इसका, क्योंकि CIA और मोसाद का ये तरीका रहा है। आपने सुना होगा एली कोहेन का नाम। एली कोहेन सीरिया जाते हैं, एली कोहेन सीरिया में ऑपरेट करते हैं, वो वहाँ के जनरल्स को खरीदते हैं, एज अ बिजनेसमैन वो वहाँ जाते हैं, इतना अच्छे रिलेशन बना लेते हैं, सारे उनके सीक्रेट्स निकाल लेते हैं सीरिया के। बाद में वो सीरिया के मिनिस्टर बनने जा रहे थे सरकार में, इतने अच्छे रिलेशन वहाँ के प्रेसिडेंट से उनके हो जाते हैं। तो आप सोचिए, बाद में फिर सब चीज़ खुलती है, और एली कोहेन को देन दे हैंग्ड हिम टिल डेथ। तो आज तक के सबसे बेस्ट, उनको मोसाद सबसे बेस्ट सीक्रेट एजेंट कहा गया है
एली कोहेन को, कभी आप पढ़ना इसके बारे में जा करके। तो ये आदत रही है उनकी कि दूसरे देश के जो जनरल्स हैं, जो आर्मी के लोग हैं, उनको खरीदो और उससे पूरी आर्मी में फूट डाल दो, आर्मी को 2 हिस्सों में बांट दो, एक आर्मी आप ही के लिए लड़ रही है, ऐसा कर दो और इससे आप सरकार गिरा देते हो। जैसे बांग्लादेश में आपने देखा एकदम सिमिलर चीज़ वहाँ पर हुई। पूरा जो जनता थी बांग्लादेश की वो 2 हिस्सों में टूट गई आराम से। एक वो हिस्सा था जो सपोर्ट कर रहा था, वो कम था, और एक वो हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो इस्लाम के नाम पे, इसके नाम पे बरगला दिया गया, वो बड़ा हिस्सा बना जो कि उससे लड़ रहा था। तो आपस में ही लोग लड़ने लगे, यूएस को कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो वही हाल यहाँ पर ये वेनेजुएला के अंदर करना चाहते हैं। अगर ये करना भी चाहते हैं, वेनेजुएला में चीज़ें उतनी सेम नहीं है, क्योंकि निकोलस मादुरो अपने आप में एक डिक्टेटर टाइप का पर्सनैलिटी है। वहाँ पर आप ऐसा नहीं कि उनके आर्मी के जनरल्स को खरीद लोगे, आर्मी को खरीद लोगे। आर्मी का बाकायदे लॉयल्टी टेस्ट होता है, वो काफ़ी कूफ प्रूफ्ड आर्मी है। इसका मतलब है कि वहाँ पर किसी एक आदमी के हाथ में सब कुछ नहीं है कि उसको खरीदा और सब कुछ खत्म। बहुत अलग अलग कमांड स्ट्रक्चर्स हैं जो सीधा निकोलस मादुरो को रिपोर्ट करते हैं, और सबको खरीदना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ पर। वेनेजुएला में दूसरी चीज़ ये है कि जो लॉयल्टी है, जो लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी है निकोलस मादुरो की, वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर ये सद्दाम हुसैन टाइप का समझ रहे हैं, सद्दाम हुसैन की ऑल्दो पॉपुलैरिटी उस टाइम पर काफ़ी नेगेटिव इंप्रेशन था। बाद में सद्दाम हुसैन की जो आज हम पॉपुलैरिटी देखते हैं वो बाद में बिल्डअप हुई है। वो उनकी स्टोरीज़ या उनके वो सारी चीज़ें पढ़ करके बाद में बिल्डअप हुई कि उनके साथ गलत हुआ, ये हुआ, दुनिया भर का। उस समय पर लोग उनके खुल के, देश के लोग उनके काफ़ी खिलाफ हो गए थे। जो उनको लगता है मुअम्मर गद्दाफ़ी के साथ हुआ कि लोग बड़े खिलाफ हैं मुअम्मर गद्दाफ़ी के और इसलिए उसको मतलब उनको हरा पाना, मार पाना आसान था, वो चीज़ निकोलस मादुरो के साथ नहीं है। इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर लीडर इन वेनेजुएला। और अगर ये उनके ऊपर अटैक करते हैं तो ये सीधी तौर पर वेनेजुएलन नेशनलिज्म के ऊपर अटैक मान लिया जाएगा। और अगर वेनेजुएलन नेशनलिज्म के ऊपर ये अटैक मान लिया गया तो फिर तो टेक्निकली यूएस के लिए जीत पाना नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि लोकल सपोर्ट पूरी तरीके से यहाँ पर निकोलस मादुरो को मिलने लगेगा। और अगर मान लो यूएस जीत भी जाता है, पोस्ट इन्वेजन अगर हम देखें तो मान लो पोस्ट इन्वेजन यूएस इन्वेड कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, निकोलस मादुरो की सरकार को गिरा भी देता है, तब भी एक वहाँ पर बहुत बड़ा वैक्यूम जो क्रिएट होगा, क्या यूएस उस वैक्यूम को फिलअप कर पाएगा? क्या नई गवर्नमेंट से उस वैक्यूम को फिलअप किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेनेजुएला में नार्को ट्रैफिकर्स बहुत हावी हैं। और कोलंबियन जो नार्को ट्रैफिकर्स हैं या कोलंबियन रिबल्स आप कह लो, ये सब मिला जुला इनका पूरा एक जट्टा है। ये लोग मिल करके कहीं ना कहीं उस वैक्यूम को फिलअप करने की कोशिश करेंगे और अपने अंडर में लेने की कोशिश करेंगे। और कोलंबिया इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव मतलब इमोशन रहे हैं कोलंबिया के इस केस में। आपने कोलंबियन कार्टेल्स के बारे में सुना होगा, कैली कार्टेल के बारे में सुना होगा, आपने मेडलिन कार्टेल के बारे में, मेडलिन कार्टेल के बारे में सुना होगा, पाब्लो एस्कोबार का नाम उसमें आता है। वो सब कोलंबिया के ड्रग कार्टेल्स थे। बाद में ये मेक्सिको में बेस शिफ्ट हुआ। मेक्सिको का बेस काफ़ी छोटा था। बाद में जितना आप ये नाम सुनते हो, बड़े बड़े नाम सुनते हो जो आज जेलों में बंद हैं, जो मेक्सिको के ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, वो कोलंबिया के ट्रैफिकर्स से अगर कंपेयर करें तो काफ़ी स्मॉल थे, काफ़ी छोटे, काफ़ी लो लेवल के ड्रग ट्रैफिकर्स थे। ये लोग तो काफ़ी बड़े थे। इन्होंने सीधा सीधा गवर्नमेंट को, सीधा सीधा यूएस को चैलेंज कर दिया था, यूएस के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार थे। तो वो चीज़ फिर से नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। उनके पास कोई एक फुल प्रूफ प्लान नहीं है, और इसीलिए माना जा रहा है कि वो अगर वेनेजुएला में कुछ भी करते हैं पूरी तरीके से वो फेल होगा। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।